बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, शहर इक़्तिदार की सबसे बड़ी खबर ये कि अपोजिशन के 3 लोग आज इकट्ठे हुए हैं। बिलावल ज़रदारी, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान साहब, तीनों ने एक वहाँ से नारा लगाया, लेकिन ये सजेशन जो थी वो आई बिलावल की तरफ से। उन्होंने कहा कि अगर हमारी बात को नहीं सुना गया और असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया तो फिर हम वहीं पे धरना दे देंगे। उन्होंने ये धरना देने की जो बात की है, ये बात नहीं थी, बल्कि ये रियासत पाकिस्तान को उन्होंने ललकारा था, धमकी दी थी कि हमारी बात को मानो। यानी जो लोग आइन और कानून की बात कर रहे हैं और जो कुछ करते रहे, आज वो धमकियों पर उतर रहे हैं। राय साहब, इस धमकी के बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। क्या ये धमकी रियासत पाकिस्तान को थी? क्या ये धमकी इमरान खान की हुकूमत को थी? क्या ये धमकी पाकिस्तान की अफवाज को थी? क्या ये धमकी हारने की अलामत है? क्योंकि जितने भी तरीके और जितने भी हथकंडे इनकी तरफ से अपनाए गए वो कारगर नहीं हो रहे। वो कहीं पर भी उनकी जो ये सलूशन पेश करते हैं वो मटेरियलाइज होते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे। अब तक पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत का पलड़ा भारी है, मॉरली भी। और इस वक्त जो गेम हमारे सामने है, क्योंकि ये लोग ख़ुद बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गए नंबर गेम के हवाले से, और फिर लोगों ने रिकॉर्ड पर आकर कैमरों के सामने खुद से बग़ैर किसी प्रेशर के इंटरव्यूज़ दे दिए कि जनाब हम दूसरी पार्टी पे जा रहे हैं। और शायद किसी शख्स ने नहीं बताया कि अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आप ताहयात नाअहल भी हो सकते हैं। राज साहब, रिएक्शन अभी इन्होंने इधर से नारा लगाया और उधर से रिएक्शन भी आ गया, और इस पर आपसे तफसीलात हम जानेंगे कि क्या रिएक्शन आया है और आज ये बात की गई, इसका क्या तनाजुर है। क्योंकि OIC का इजलास ये सिर्फ अपोजिशन का नहीं है, इसकी अहमियत सिर्फ इमरान खान को नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरी अपोजिशन के लिए इसकी एक अहमियत है, पाकिस्तान के लिए इसकी अहमियत है। शाह महमूद कुरैशी ने आज कह दिया कि ये भारत का एजेंडा है, हमारे पास इंफॉर्मेशंस मौजूद हैं। उन्होंने एक टेलीविज़न पे बैठ के कहा कि मैं अब बतौर वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान ये बात कर रहा हूँ कि OIC को सबोताज करने की कोशिश की जा रही है, इस इजलास को रुकवाने की कोशिश की जा रही है, और भारत के इसमें मुलविस होने के हमें वाज़ेह इशारे मिले हैं। और जब आपकी अपोजिशन ऐसे काम करेगी तो मैं और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम क्यों ना समझें कि पाकिस्तान के जो अपोजिशन के लोग हैं, सियासतदान हैं, मरूसी किरदार हैं, ये बाकायदा आलाकार बनने जा रहे हैं भारत के, और ये सब कुछ उन्होंने किया। राय साहब, क्या हुआ एकदम, क्या हो गया? रियासत हरकत में आई, रियासत देख रही थी। कल भी OIC के हवाले से बनीगाला में जो मीटिंग हुई इमरान खान साहब के साथ, आर्मी चीफ की, बहुत सिग्निफिकेंस है उसकी। इससे पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत सिग्निफिकेंस है इसकी। कैसे देखते हैं इतनी जल्दी इन्होंने यू टर्न क्यों लिया, जो दूसरों को यू टर्न का नारा ताना देते थे और नारे लगाते थे? जी राय साहब। देखें हाशमी साहब, जिस जगह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जहां ये 3 शिकस्त खुर्दा कमांडर खड़े हुए थे अपोजिशन के, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ, इससे कुछ 4.5 किलोमीटर दूर ISI का हेडक्वार्टर है। मैं चूँकि इस्लामाबाद में रहता हूँ तो इस्लामाबाद का सारा हदूद अरबा मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता है। तो 4.5 किलोमीटर दूर ISI का हेडक्वार्टर है, और अगर यहाँ से आप राइट ले लें तो कुछ 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर GHQ है, जहाँ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बैठते हैं, जहाँ आपके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बैठते हैं। तो ये जो OIC की कॉन्फ्रेंस होनी थी, इसके लिए सिर्फ हुकूमत ने कोशिशें नहीं की थी कि ये OIC की कॉन्फ्रेंस हो। ये कश्मीर का जो मामला है, ये सिर्फ कोई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मामला नहीं है, इस हुकूमत का मामला नहीं है, ये इस रियासत का मामला भी है और इस आर्मी का मामला भी है। क्योंकि इसी आर्मी ने बहुत एफर्ट्स की थी इसी हुकूमत के साथ मिलकर कि कश्मीर के मामले को इंटरनेशनल लेवल पर भी उठाया जाए, और फिर OIC की जो कॉन्फ्रेंस है वो पाकिस्तान में करवाई जाए। और ये बात तो खुद भारतीय मीडिया चीख कर कह रहा है
कि भारत की हुकूमत को ओआईसी की इस्लामाबाद में इस कॉन्फ्रेंस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात भी थे और वो पहले से ये भी कह रहा था कि कश्मीरी लीडरशिप को तो किसी भी सूरत ओआईसी के किसी भी इवेंट में इनवाइट नहीं करना चाहिए। तो क्या आईएसआई के हेडक्वार्टर में 4.5 किलोमीटर दूर ये इनकी आवाज़ पहुंच गई होगी या नहीं पहुंच गई होगी, या जीएचक्यू जो सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है वहाँ भी काफ़ी टीवी स्क्रीन्स लगी होती हैं। आईएसपीआर जो है वो बड़ा एग्रेसिवली मॉनिटर कर रहा होता है टीवी स्क्रीन्स को कि टीवी स्क्रीन्स पर किस किस्म की खबरें चल रही हैं। तो जीएचक्यू में भी ये धमकी पहुँच गई होगी। तो फिर मेरा सवाल ये है इदारों से कि अब भी न्यूट्रल रहना है या कुछ करना है? वो हमें भी मॉनिटर कर रहे हैं साहब। अब भी न्यूट्रल रहना है कि आपकी रियासत को धमकी दी जा रही है। ये वही ऑपोजिशन है कि एक तरफ तो करप्शन के संगीन तरीन इल्ज़ामात, अदालतों के अंदर इनके केसेस, उसके बाद जो तहकीकात करने वाले इदारे हैं वो इनको समन करते हैं, ये जाते नहीं हैं, अपनी बीमारी का बहाना बना लेते हैं, कोई कमर दर्द का बहाना बना लेता है, कोई ख़राबी सेहत का बहाना बना लेता है, लेकिन रियासत को ये धमका रहे हैं कि हम ओआईसी की कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे। मुझे ये बताएं कि ओआईसी के डेलीगेट्स ने जब ये धमकी सुनी होगी कि हम कौमी असम्बली में ओआईसी की कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे, उनके मंदूबीन को नहीं बैठने देंगे, हम उससे पहले यहाँ पर धरना देकर बैठ जाएंगे, तो ओआईसी को क्या मैसेज गया होगा कि हमारा जो मेज़बान मुल्क है वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जिस हॉल में ये कॉन्फ्रेंस होनी है हम उस हॉल में ओआईसी के मंदूबीन को दाखिल नहीं होने देंगे। तो फिर इदारों से एक दफ़ा पूछ लें, इसी प्लेटफॉर्म से हम पूछ लेते हैं कि इस सूरत हाल में न्यूट्रल रहना है या कुछ करना है, या कोई पैगाम वगैरह देना है इस अपोजिशन को। वैसे तो हमें पहले यही पता चला कि इदारे जो हैं वो पूरी सूरत हाल में मॉनिटर हैं। खुली छूट है इस वक्त अपोजिशन को कि वो 22 करोड़ 24 करोड़ रुपए लगा के ख़रीदना चाहती है जिन अरकान कौमी असम्बली को वो ख़रीदे। प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो भी गैर आइनी गैर कानूनी मूव होना है, एक मुंतखब हुकूमत और एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर, इससे कतई नज़र कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं, इस बात को छोड़ दें और इस बात को भी छोड़ दें कि हुकूमत तहरीक इंसाफ की है। एक मुंतखब हुकूमत और एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ ये गैर आइनी मूव होना है, लेकिन इदारों ने कहा कि हमने न्यूट्रल रहना है। तो क्या इस मामले में भी न्यूट्रल रहना है? अब अगर इसी तरह इदारे खामोश तमाशाई बने रहे, अगर सारे इदारे यही कहते रहे, सुप्रीम कोर्ट भी ये कह दे कि हम न्यूट्रल हैं, इलेक्शन कमीशन भी कहे हम न्यूट्रल हैं, आपकी फ़ौज भी कहे हम न्यूट्रल हैं, तो फिर आप देखें कि इनके हौसले कहाँ जाते हैं। ये इनके न्यूट्रल रहने से इनका हौसला इतना बढ़ा ना कि इन्होंने रियासत को धमकी दे दी, इन्होंने रियासती मफादात को दाव पे लगा दिया, इन्होंने पाकिस्तान को ओआईसी के सामने शर्मिंदा करवा दिया कि वो ओआईसी जिसके मुतल्लिक हम ये समझ रहे थे कि उनके मंदूबीन इधर आके एक तरह से पाकिस्तान के ऊपर एक फेवर भी कर रहे हैं, एक पाकिस्तान को ओबलाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो सार्क कॉन्फ्रेंस होनी थी वो भारत ने किस तरीके से लॉबिंग करके वो कैंसिल करवा दी थी। उसके बाद से सार्क कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने के लिए पूरा जोर लगाया भारत ने। तो ये तो हुकूमत की सफारती एफर्ट्स थी, फिर खुद आर्मी की एफर्ट्स भी थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से ज़ाती मफाद के लिए रियासती मफाद को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए रियासत को धमकी दी गई, तो यहाँ पर तो मेरा ख्याल है कि अब तो कोई जाग जाना चाहिए इदारों को, और अगर वो समझ रहे हैं कि न्यूट्रल रहना कोई एक्सप्रेशन है तो इस हालत से उनको अब बाहर आना चाहिए। अच्छा, फिर दूसरी वजह क्या थी ये धमकी देने की? यानी ये तो कह रहे थे कि हमारे पास नंबर पूरे हैं, 14 अरकान कौमी असम्बली इन्होंने शो भी कर दिए जो पीटीआई के, लेकिन आज इनकी बॉडी लैंग्वेज क्यों डाउन थी और ये धमकी इन्होंने दी क्यों ज़रूरत पेश आई इनको कि ये कहें कि उजलत में बुलाएं कौमी असम्बली का इजलास और फ़ौरन तहरीक अदम एतमाद के ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ाएं? आखिर ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई? 28 मार्च को तो वैसे भी वोटिंग हो जानी थी, लेकिन इनकी डेस्परेशन इस वजह से थी कि एक तो जो शो काज नोटिस जारी किए हैं 14 अरकान कौमी असम्बली को तहरीक इंसाफ ने, ये बड़े तगड़े नोटिस हैं और बिटवीन द लाइंस बड़ा तगड़ा मैसेज है इसके अंदर। और वो मैसेज ये है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सामने पेश होकर वजाहत दे देते हैं कि आप किसी भी वजह से, किसी मजबूरी की वजह से चले, किसी लालच की वजह से या कोई भी वजह थी,
आपने अगर तहरीक अदम एतमाद की हमायत का ऐलान कर भी दिया था, आप सिंध हाउस चले भी गए थे, तो आप वापस आ जाएं तहरीक इंसाफ में, और अगर आप नहीं आते तो फिर आपके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लगाने का फैसला कर लिया गया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पार्टी हेड के तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिखेंगे, स्पीकर कौमी असम्बली वहाँ से रेफरेंस भेज देंगे इलेक्शन कमीशन को। एक तो उनको जो आपके ये मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली थे, अब उनको ये भी ख़तरा पड़ गया कि ये तो हम ताहयात नाअहल ना हो जाएं, क्योंकि इसमें बहुत अहम नुक्ता ये है कि जो आपका आर्टिकल 63A है, इसकी जो तशरीह है ये अभी तक बहुत वाज़ेह नहीं है कि एक दफ़ा आप डी सीट होंगे सिर्फ एक टर्म के लिए या ताहयात नाअहल होंगे। लेकिन इसमें जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कानूनी नुक्ता है वो ये है कि जब ये क्लैरिटी ना हो कि आप ताहयात नाअहल होंगे या आप 5 साल की टर्म के लिए नाअहल हैं या 10 साल के लिए, जब ये क्लैरिटी ना हो तो उसको ताहयात नाअहली कंसिडर किया जाता है। मियाँ नवाज शरीफ के केस में ये हो चुका है। मियाँ नवाज शरीफ के केस में जब उनको नाअहल किया गया था तो उसकी टर्म का ऐलान नहीं किया गया था। बाद में जब इसकी तशरीह की गई थी तो बताया गया था कि जब ये नाअहली होती है तो ये फिर ताहयात नाअहली होती है। तो 63A के तहत ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि एक दफ़ा ये अगर ये डी सीट हो जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि हुकूमत गिर जाएगी, नए इलेक्शन हो जाएंगे, नए इलेक्शन में ये मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ लेंगे, हो सकता है दोबारा से ये कौमी असम्बली में आ जाएं। तो ये मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि 63A की जो पहले वजाहत कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट एक केस में तशरीह कर चुकी है कि जहां पर टर्म का जिक्र ना हो उसका मतलब ऑटोमेटिकली ये होता है, बाय डिफ़ॉल्ट उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे आपकी लाइफ टाइम नाअहली है। तो इनको अब ये एक मुसीबत पड़ गई है, ये जो इनके 14 अरकान कौमी असम्बली थे, कि एक मरतबा के लिए हम जो कौमी असम्बली में दोबारा आना चाहते हैं, ये 22-24 करोड़ रुपए लेके कि हम आगे मुस्लिम लीग नून के टिकट पे कोशिश करेंगे कि वापस आ जाएं, ये तो अगर हम ताहयात नाअहल हो गए तो फिर मुस्लिम लीग नून क्या, फिर तो दुनिया की कोई ताकत हमें कौमी असम्बली में वापस नहीं आने देगी। तो ये तो बड़ा घाटे का सौदा हो जाएगा, बड़ा खसारे का सौदा हो जाएगा। तो राय साहब, ये जो मास्टर्स राय साहब, ये आपको लगता है कि नून लीग की साजिश थी? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने अपने इतने बड़े, उनके पास भी एक लीगल टीम्स हैं, मशवरा ना किया हो। ऑपोजिशन जिनके पास बहुत ही बड़े बड़े लीगल माइंड्स मौजूद हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीगल टीम है, अगर देखा जाए तो ये इन सबसे बेहतर है। वहाँ पे आपको अच्छे जो लीगल एक्सपर्ट्स आपको मिलेंगे। तो किसी ने बताया नहीं था, या ये जानबूझकर किया गया और इनको ट्रैप किया गया? क्योंकि ये जो बज़ाहिर देखा जाए, वो लोग जो इस पार्टी से अलग हुए या होंगे, या इनका जो भी मुस्तकबिल होगा, ये नुकसान अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। इसमें से 14 अरकान ऐसे जिनके बारे में, जिनका मुस्तकबिल अब डामाडोल हो गया और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका फ़ैसला करेगी। ना ही फ़र्क पड़ा नून लीग के किसी रुकन को, ना। हाँ, वहाँ पे ज़रूर ये बात हो रही है कि अगर आपने ज़मीर फ़रोशों को ही जगह देनी थी तो हम आपके साथ क्यों खड़े हुए। पार्टी के अंदर इख्तलाफात ज़रूर हैं। जो मुतहिदा मामला था अपोजिशन का कि हमने इस हुकूमत को घर भेजना है, वो खटाई में ज़रूर पड़ गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के सर पे रख के सारी सियासत, पंजाब पे रख के सारी सियासत कर रही है। तो ये जानकर किया गया, क्यों किया गया? देखें, नून लीग को तो ये अंदाज़ा नहीं था, ना ही पीपल्स पार्टी को ये अंदाज़ा था कि इन्होंने जो अरकान कौमी असम्बली ख़रीदे हैं वो इतनी जल्दी एक्सपोज हो जाएंगे। ये तो एक इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट थी कि मुमकिना तौर पर कुछ 4-5 लोग जो हैं वो सिंध हाउस में मौजूद हैं, और इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास भी पूरी रिपोर्ट नहीं थी कि ये 12 अरकान कौमी असम्बली को उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। 4-5 अरकान की इतला थी। ये तो जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये बात कही कि सिंध हाउस खरीदो फरोख्त का मरकज़ बना हुआ है, और फवाद चौधरी ने एक रैंडम स्टेटमेंट दे दिया कि हम यहाँ पे एक्शन कर सकते हैं। जब ये कहा गया कि हम यहाँ पे एक्शन कर सकते हैं, तो फिर इनका ख्याल ये था कि यहाँ से एक्शन हो गया, यहाँ से अरकान कौमी असम्बली बरामद हो जाएंगे। बाद में हो सकता है हुकूमत उनको साथ ले जाए, तो वो हुकूमत के साथ दोबारा से मिल जाएं और ये कहें कि हमें यहाँ पर ज़बरदस्ती रखा गया था, हब्से बेजा में रखा गया था। तो अपोजिशन ने अपनी जानिब से होशियारी करने की कोशिश की कि जल्दी जल्दी इनके इंटरव्यूज़ करवा दें
और ये अपने मुंह से कह दें कि हम अपनी मर्जी से यहाँ पर मौजूद हैं, हमें अब से बेजा में नहीं रखा गया। लेकिन ये एक बहुत बड़ी नेमत साबित हो गया हुकूमत के लिए कि हुकूमत को वक्त मिल गया कि अच्छा ये हमारे 14 अरकान हैं जिनमें से 12 इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि अब हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि हम फौरी तौर पर सदारती रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लेके चले जाएं और आर्टिकल 63A की तशरीह मांग लें सुप्रीम कोर्ट से। अगर ये बात छुपी रहती सिंध हाउस वाली, ये 12 अरकान कौमी असम्बली की, तो ये 28 तारीख को जब वोटिंग होनी थी ये अचानक नमूदार होते। उस वक्त तो हुकूमत के पास ये वक्त नहीं होना था कि वो एकदम सुप्रीम कोर्ट में जाते और सुप्रीम कोर्ट से कहते कि जी आप अगले 45 मिनट में फैसला कर दें, वोटिंग होने वाली है। तो वो तो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा आप ये कह सकते हैं धचका होता जब अचानक ये नमूदार होते। तो ये अपोजिशन ने जो ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश की, ये होशियारी उनको महंगी पड़ गई। हुकूमत को टाइम मिल गया संभलने के लिए, शो का नोटिस भी दे दिए कि आपके पास तायात नैली से बचने का एक मौका है। दूसरी जानिब एक रेफरेंस भी तैयार कर लिया गया जो पीर को फाइल भी कर दिया जाएगा, सदारती रेफरेंस। तो हुकूमत को संभलने का मौका मिल गया। ये तो एक आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मौका कुदरत की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मिला है। अब आप ये भी देखें कि जो इत्तेहादी हैं वो ये कह रहे थे कि चौधरी परवेज़ इलाही की शहबाज शरीफ से डिसाइसिव मीटिंग होने वाली है और चौधरी परवेज़ इलाही फिर फैसला कर देंगे कि हम तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट देंगे। इसी तरह MQM के मुतल्लिक भी कहा जा रहा था कि 100% रुझान उसका अपोजिशन की तरफ है। लेकिन ये जो नई डेवलपमेंट हुई है जिसमें हुकूमत ने यह कहा है कि कुछ अरकान कौमी असम्बली ने दोबारा, ये जो गद्दार अरकान कौमी असम्बली थे जो मुनहरिफ थे, ये वापस आ रहे हैं, इन्होंने राब्ता कर लिया है और उसके बाद सदारती रेफरेंस जो सुप्रीम कोर्ट में गया है, अब इत्तेहादी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करेंगे। अब उनको सूट ये करता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि आर्टिकल 63A की तशरीह ये है कि ना तो ये जो अरकान कौमी असम्बली हैं ये अपनी पार्टी के ख़िलाफ़, अपनी पार्टी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ ना तो ये वोट डाल सकते हैं, और अगर ये वोट डालेंगे तो इनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज भी इतलाक़ होगा उसका और ये तायात नैल भी होंगे। तो फिर आप देखेंगे कि कितनी जल्दी ये पूरी गेम चेंज हो जाएगी। फिर तो ये कभी भी वोट डालने नहीं जाएंगे और जाहिर है कि जब ये वोट डालने नहीं जाएंगे ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो इत्तेहादी भी ऑपोजिशन के साथ जाने के बजाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ जाने को तरजीह देंगे। इत्तेहादियों को सूट भी ये करता है। इत्तेहादी तो सिर्फ इस इंतज़ार में थे कि हमें पता चले कि तहरीक इंसाफ के अपने कितने अरकान हैं जो कि इस वक्त अपोजिशन के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि उनको पता था कि अगर 20 से ज़ायद अरकान PTI के अपने उनके साथ मिल गए तो फिर हुकूमत के साथ खड़े रहने में उनको कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उनका फ़ायदा इसी में है कि अपोजिशन से कोई वो सौदाबाजी कर लें। लेकिन अब सूरत हाल आल टुगेदर डिफरेंट हो गई है। ख़ास तौर पर ये जो अवामी रद्द अमल सामने आया है, इस अवामी रद्द अमल से इस्टेब्लिशमेंट को भी एक पैगाम चला गया है कि मुल्क किस सिमत में जा सकता है। और ये जो बाकी अरकान कौमी असम्बली पर तोल रहे होंगे कि यहाँ जहाँ इन 12 अरकान ने 22 करोड़ रुपए ले लिए, हम भी कुछ अपने कुछ पैसे वगैरह ले लें, तो उनके लिए भी बड़ी डिस्करेजमेंट हुई है कि अवामी रद्द अमल कितना शदीद है। और पिछले 5-7 दिन में हाशमी साहब जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मकबूलियत का जो ग्राफ मज़ीद बढ़ा है, यानी वो सारी लोग बातें भूल गए हैं। वो जो लोग यहाँ पे कहते थे कि IMF की शराइत पर महंगाई हो गई है, अब तो 2 महीने से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नहीं बढ़ाई, बिजली की कीमत भी 5 रुपये फ़ी यूनिट कम हो गई है, लेकिन फिर भी जो सारे शिकवे शिकायतें थी वो ख़त्म हो गई हैं और लोग दोबारा से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ पूरी कमिटमेंट के साथ जुड़ गए। राज साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने भी टाइमिंग का जिक्र किया, सब कुछ हुआ, और उसी वक्त जब इमरान खान साहब खिताब कर रहे थे तो दूसरी तरफ ये जो नारा लगाया गया बिलावल की तरफ से कि हम धरना दे देंगे और हम उठेंगे नहीं और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं भी देखता हूँ कि OIC अल्फाज इस्तेमाल किए गए, OIC का इजलास हम नहीं होने देंगे। मेरा ख्याल है कि इन्हें अपने नाना भुट्टो साहब की स्ट्रगल याद नहीं है और वो किस किस्म के सियासतदान थे, और इसके खान साहब भी एडमायर रहे हैं, बहुत सारे इख्तलाफात अपनी तरफ, लेकिन वो एडमायर हैं भुट्टो साहब की सियासत के हवाले से। और उन्होंने बताया कि जब पाकिस्तान की बात आती थी, मुस्लिम उम्मा की बात आती थी, तो वो डट जाते थे जो बात उन्होंने करनी। अच्छा, ये बड़ी हिस्टोरिकल बातें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लीडर राय साहब कोई ना कोई अपने किरदार से जाना चाहता है।
अपनी कोई ना कोई उसकी एक सिफ्त होती है जो उसे बाकायदा इम्तियाज़ कर देती है, दूसरों से अलग कर देती है। हमें आज बिलावल में वो बात नज़र नहीं आई। हमें एक ऐसे बच्चे, एक ऐसा नन्हा मुन्ना सियासतदान नज़र आया जो हालात की संजीदगी को नहीं समझ रहा। वो कहता है कि मुझे अगर खेलने नहीं आप देंगे तो मैं किसी को भी नहीं खेलने दूंगा। मुझे ये पैगाम जो आज बिलावल की गुफ्तगू से लगा। तो राय साहब, ये पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस भी देख रहे हैं, बहुत गौर से देख रहे हैं। आपने 4.5 किलोमीटर का फासला बताया कि वो मॉनिटर किया जा रहा होगा, पैगाम भेजा गया होगा राय साहब कि यार ख्याल करें, ये पाकिस्तान है, आपके घर की जमात नहीं है जिसको आप जैसे मर्जी चाहें और जिसके पीछे आपके बड़े बड़े अंकल्स जो हैं वो हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं तो चलेगा। ये रियासत पाकिस्तान है, ये 22 करोड़ आवाम का पाकिस्तान है। देखिए, पैगामात तो बहुत पहले से भेजे जाने चाहिए थे। पैगामात शायद ताख़ीर का शिकार भी हो गए हैं। पैगामात तो उसी वक्त भेजे जाने चाहिए थे जब ये तहरीक अदम एतमाद लाने का इन्होंने फ़ैसला किया था और इस बुनियाद पर लाने का फ़ैसला किया था कि हम हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे। अब आप देख लें कि पिछले 12 दिन 15 दिन के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम आया है, इससे मईशत को कितना नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। इस मुल्क में तकसीम कितनी ज़्यादा बड़ी है, इस मुल्क में कितने ज़्यादा खदशात पैदा हो गए हैं कि ये मुल्क तसादुम की जानिब जाएगा। आपका जो सरमायाकारी का इन्वेस्टमेंट का पूरा माहौल था वो तबाह होकर रह गया है। आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हुई है। आपकी जो करेंसी वैल्यू है वो बहुत बुरे तरीके से नीचे गिरी है। तो ये पैगामात तो बहुत पहले आने चाहिए थे, लेकिन अभी तो लगता है कि जैसे ही इन्होंने ऐलान किया कोई 2-3 घंटे के बाद कोई पैगाम इनको ज़रूर गया है और उसके बाद इनका थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और फिर इन्होंने एक मुश्तरका एलामिया जारी किया है। यानी पहले 3 घंटे पहले सिर्फ ये धमकियां दे रहे थे कि हम OIC की कॉन्फ्रेंस कौमी असम्बली में नहीं होने देंगे। 3 घंटे के बाद फिर ये वजाहतें दे रहे थे कि देखें, हमने तो 23 मार्च का जो लॉन्ग मार्च था वो हम 25 मार्च के ऊपर ले गए। हमारे जो मेहमान आ रहे हैं OIC के, हम उनको खुशदिली से उनका इस्तकबाल करेंगे और हम बिल्कुल उनके लिए कोई मुश्किलात पैदा नहीं करेंगे। लेकिन अभी भी यानी ये सारा इन्होंने एलामिया तो जारी किया, लेकिन ये अभी भी क्लियर नहीं किया कि क्या ये धरना देंगे या नहीं देंगे। ये तो हुकूमत ने एक वाइज मूव ये किया है कि उनको जब पता चला कि इस किस्म की धमकियां आ रही हैं कि 21 मार्च को इजलास के बाद ये धरना देकर बैठ जाएंगे और OIC की कॉन्फ्रेंस ज़ाहिर है कि उसमें खलल पड़ सकता है, तो अब हुकूमत ने यह फ़ैसला फिर किया कि हम 21 मार्च को इजलास ही ना बुलाएं, वो 25 मार्च को इजलास बुलाएं। और 25 मार्च को इजलास बुलाने का मकसद ये हो जाएगा, फिर उसका मतलब ये हो जाएगा कि आपकी वोटिंग मज़ीद डिले हो जाएगी। यानी अदम एतमाद पर जो वोटिंग है वो जो 7 दिन की एक विंडो होती है कि 3 दिन उस पर बहस हो और फिर 7 दिन के अंदर अंदर वोटिंग हो, तो वो फिर मामला अप्रैल तक चला जाएगा। तो हुकूमत ने तो इनकी धमकियों की वजह से ये फ़ैसला कर लिया, लेकिन इनडायरेक्टली हुकूमत को इसका भी फ़ायदा हो गया कि हुकूमत को थोड़ा सा और वक्त मिल जाएगा। लेकिन पैगाम जो GHQ की जानिब से जाना था या फ़ौज की जानिब से जाना था वो इस मामले पर तो अभी गया है, जिसके बाद ये स्टेटमेंट आया है। लेकिन और बहुत से पैगामात लगता है ऐसा है कि पेंडिंग हैं, वो पैगामात भी जाने चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि इस वक्त इस मुल्क के जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं आवाम की ख्वाहिशात को देखना चाहिए। फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि आर्मी एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, तमाम इदारे, फिर पार्लियामेंट स्टेक होल्डर है, फिर यही आर्मी है जिसने पाकिस्तान से दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी और पाकिस्तान को इंटैक्ट रखने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी और पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए जो मुस्लिम लीग नून के दौर में थी, जिसके मुतल्लिक ख़ुद आर्मी कहती थी कि मुल्क बिल्कुल दिवालिया होने के करीब था और दिवालिया हो रहा था, तो इस मुल्क की मईशत को संभालने के लिए भी पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है उसने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ मिलकर काम किया। तो क्या ये जो सारी एफ़र्ट्स थी पिछले 4 साल में जो मिलकर काम किया गया और मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश थे उनसे निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशें की गई, क्या वो सारी मुश्तरका कोशिशें ज़ाया होने देनी चाहिए आर्मी को? फिर क्या जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है वो सारे वो इल्ज़ामात और वो सारे जो इक़दामात थे अपोजिशन के PDM के प्लेटफॉर्म से जिसमें इस रियासत के मफादात को नुकसान पहुँचाया गया,
जिसमें कौम परस्त अनासर को, जिनकी सियासत, तमाम कौम परस्त अनासर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ महमूद खान अचकज़ई की और मैंगल जैसे जो अनासर हैं, जिन्होंने इस रियासत को धमकियाँ दी, जिन्होंने पाक फ़ौज की क़यादत को धमकियाँ दी। वो मियाँ नवाज शरीफ जो कारगिल के राज खोलने की धमकियाँ दे रहे थे कि मैं कारगिल जंग की तमाम जो राज हैं वो खोल दूंगा, यानी अपनी फ़ौज को आइसोलेट करूंगा, अपनी फ़ौज को बदनाम करूंगा। तो ये सारी चीज़ें भूल कर इतनी जल्दी जो 4 साल में सम्राट एक पेज पर होने की वजह से पाकिस्तान को मिले थे, क्या वो सारे सम्राट ज़ाया करना, क्या ये कोई एक वाइज स्टेप होगा? बहुत से सवालात हैं, बहुत से नुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए सोचने के लिए। तो वक्त अभी ज़ाहिर है कि मौजूद है, अभी तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग में वक्त भी बाकी है। कोई गैर आइनी मदाखलत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इस्टेब्लिशमेंट को। कोई इस हक़ में नहीं है कि एक जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम के अंदर फ़ौज कोई सियासी मदाखलत करे, लेकिन जो गैर आइनी और गैर कानूनी काम हो रहा है, यानी ख़रीदो फ़रोख्त का जो हॉर्स ट्रेडिंग है, जिसको आइन कहता है, आइन की 14वीं तरमीम कहती है कि ये गैर कानूनी गैर आइनी काम है, किसी न किसी इदारे को तो इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। कोई ना कोई तो इदारा इसका रास्ता रोकेगा, और अगर इलेक्शन कमीशन भी रास्ता नहीं रोकेगा, सुप्रीम कोर्ट भी रास्ता नहीं रोकेगी, पाकिस्तान के दीगर इदारे, इस्टेब्लिशमेंट सब खामोश रहेंगे, फिर तो ये निज़ाम कभी भी नहीं चल सकता। फिर हर 4 साल के बाद हम यही देखेंगे कि जब इनसे बड़े करप्ट आ जाएंगे तो वो इनकी हुकूमत को इसी तरह गिरा देंगे। बहुत शुक्रिया राय साहब। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।